हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आपने लास्ट वीडियोस मेरी देख ली होगी। जैसे कि मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी मेरी वीडियोस नई अपलोड होती है, उसके बारे में आपको टाइमली पता चल जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। लास्ट क्लास में हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था। नॉर्मलाइजेशन की हमने 3 नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ लिया था, 1NF, 2NF और 3NF। मैंने तीनों के रूल्स आपको बता दिए थे। न्यूमेरिकल पोर्शन अभी हमने नहीं किया है, जो टेक्निकली हम सॉल्व करने वाला जो पार्ट है वो अभी हमने नहीं किया, सिर्फ थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे हैं। जैसे ही आपकी नॉर्मल फॉर्म्स खत्म हो जाएंगी, उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। कैंडिडेट की निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, रूल्स पता होने चाहिए नॉर्मल फॉर्म्स के। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1NF के अंदर हमने पढ़ा था कि एटॉमिसिटी होनी चाहिए। याद है, हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को डिवाइड कर दिया था। सिमिलरली अब अगर हम 2NF की बात करते हैं, तो 2NF के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है, हमें फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी ही अलाउड है। एंड 3NF के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हम तीनों पढ़ चुके हैं। आज मैं BCNF आपको कराने वाली हूँ। वैसे अगर हम BCNF न्यूमेरिकल के हिसाब से देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा आपकी कैंडिडेट की आती है। मीन टू से डिटर्मिनेंट आपके क्या होने चाहिए, सारे के सारे कैंडिडेट की होनी चाहिए। अब थ्योरेटिकल देखते हैं इसमें क्या है। BCNF स्टैंड्स फॉर बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अ रिलेशन इज इन BCNF इफ ऑल द डिटर्मिनेंट्स आर कैंडिडेट की। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स आपके कैंडिडेट की होंगे, तो वो जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, BCNF नॉर्मल फॉर्म होगी। अब जो डिटर्मिनेंट है, डिपेंडेंट है, ये मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको करा चुकी हूँ। एक बार आप वहां जाके रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और एक चीज और है कि ये रिलेशन किसमें होना चाहिए, 3NF के अंदर। आप देखते आ रहे हो स्टार्टिंग से, जब हम 2NF की बात कर रहे थे तो रिलेशन 1NF में होना चाहिए था। ठीक है, और अगर हम 3NF की बात करते हैं तो 2NF में होना चाहिए। सिमिलरली ऐसे कि BCNF में होगा तो वो 3NF में भी होगा। ठीक है, अब हम एक ये स्टूडेंट नाम का मैंने स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी बनाई है, स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई है। इसमें हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर है, सब्जेक्ट है और टीचर है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज है, वही बात है कि ये आपका 3NF के अंदर जो है, ये जो आपकी टेबल है ये 3NF के अंदर है, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट्स इसके अंदर आ रहे हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट हो रहे हैं इसके अंदर, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी इसके अंदर नहीं है। तो ये रिलेशन आपका 3NF के अंदर तो है। लेकिन आप बताओ, क्या इसमें एनॉमलीज आ सकती हैं? यस, बिल्कुल आ सकती है। अगर मान लो मैं 7th रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहूँ, अगर मैं ये वाला 7th रिकॉर्ड डिलीट करना चाहूँ, तो VB नाम का सब्जेक्ट ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और टीचर 4 भी डिलीट हो जाएगा। तो टीचर थोड़ी हमें रिमूव करना है ना इस टेबल में से। हमें सिर्फ क्या डिलीट करना है, VB सब्जेक्ट डिलीट करना है, या फिर 7th स्टूडेंट को डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या होगा, हमारी अनडिजायरेबल जो है इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो रही है, तो डिलीशन एनॉमली इसके अंदर आ जाएगी। सपोज मैं इसके अंदर कोई पाइथन सब्जेक्ट ऐड करना चाहती हूँ, क्या मैं ऐड कर सकती हूँ? वैसे आप कहोगे कि हाँ आप कर सकते हो, लेकिन जब तक टीचर ही अवेलेबल नहीं है, कोई टीचर ही अवेलेबल नहीं है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, तो मैं सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकती। तो पाइथन का सब्जेक्ट भी इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इंसर्शन एनॉमली भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपडेशन। अगर मुझे सी लैंग्वेज को अपडेट करना है, सी के लिए मुझे टीचर चेंज करना है, तो मुझे जितने भी सी सब्जेक्ट हैं वहां वहां पे हर जगह अपडेट करना पड़ेगा। तो मतलब पूरी की पूरी टेबल में मुझे सी सब्जेक्ट का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं अपडेशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें अपडेशन एनॉमली भी आ जाएगी। अब इन एनॉमलीज को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, वही मैंने आपको बताया था कैसे कर सकते हैं। टेबल्स को, एक सिंगल टेबल को मल्टीपल टेबल में डिवाइड करके। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे रोल नंबर और सब्जेक्ट, ठीक है, ये कैंडिडेट की है। इधर रोल नंबर और सब्जेक्ट से आप टीचर निकाल सकते हो, रोल नंबर और टीचर से आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपकी कैंडिडेट की कौन कौन सी होगी, रोल नंबर सब्जेक्ट हो गई और रोल नंबर टीचर होगी। ठीक है, अब इसमें देखो आपकी जो कैंडिडेट की है ये क्या हो रही है, ओवरलोड हो रही है।
कैंडिडेट की ओवरलोड हो रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। आपकी सिंगल कैंडिडेट की ही यूज होगी, ओवरलोडेड कैंडिडेट की आपकी यूज नहीं हो सकती है। अब आप ये देखो, रोल नंबर और सब्जेक्ट से आप क्या निकाल सकते हो? टीचर। रोल नंबर सब्जेक्ट से क्या निकाल सकते हैं हम? टीचर। ठीक है, खाली टीचर से भी हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है, या फिर रोल नंबर और टीचर से हम सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। तो बस यही चीज आ रही है कि जो रोल नंबर है आपका वो ओवरलोड हो रहा है, जो कि इसमें अलाउड नहीं होता है। अब हम अगर इस टेबल को तोड़ना चाहें, ठीक है, इस टेबल को अगर मैं तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अब सारी की सारी एनॉमलीज आ रही है, एनॉमलीज को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेबल्स को डिवाइड करना पड़ता है। अब मैं किसमें कर सकती हूँ? रोल नंबर और टीचर कर सकती हूँ मैं, रोल नंबर और टीचर का, और दूसरी टेबल में टीचर और सब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं रोल नंबर और टीचर की बनाती हूँ, तो आपको पता है कि कौन सा रोल नंबर कौन से टीचर के पास है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ना ही इंसर्शन एनॉमली में दिक्कत आएगी, ना ही डिलीशन में आएगी, और ना ही अपडेशन एनॉमली में आएगी। कैसे नहीं आएगी? अगर मुझे 7 नाम का रोल नंबर डिलीट करना है, तो वो टीचर तो रहेगा ना, यहाँ पे रहेगा वो टीचर की, वो टीचर कौन सा सब्जेक्ट। अगर मान लो मैं 7 नाम का रोल नंबर डिलीट कर रही हूँ, तो उस वो टीचर कौन सा होगा? यहाँ पे T4 होगा। बट यहाँ पे T4 टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है? VB। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिलीट हो जाएगा, बट T4 टीचर तो है ना कि VB सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो हमारी इसमें डिलीशन एनॉमली नहीं आएगी। सिमिलरली अगर मान लो मैं कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहती हूँ पाइथन का, तो यहाँ ऐड कर दूंगी, उसके लिए बच्चा होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और अपडेशन के लिए भी मेरे पास क्या होगा, मुझे एक ही सब्जेक्ट डालना है, जैसे सी का मुझे टीचर चेंज करना है, तो मुझे पता है यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि सी पढ़ा रहा है T1, तो मुझे एक ही बार चेंज करना पड़ेगा कि सी जो सब्जेक्ट है वो मान लो आपका T7 पढ़ाएगा, तो अपडेशन एनॉमली भी इसके अंदर नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, इस टेबल को हमने दो टेबल्स में तोड़ दिया। अब इसमें एक चीज और देखो, रोल नंबर और टीचर में आपकी कैंडिडेट की क्या आएगी? रोल नंबर टीचर में कैंडिडेट की क्या आएगी आपकी? रोल नंबर टीचर में आपकी कैंडिडेट की हो जाएगी रोल नंबर और टीचर। ठीक है, और इस टेबल में आपकी कैंडिडेट की क्या हो जाएगी? टीचर, क्योंकि हमने 3 कैंडिडेट की निकाली थी ना, आपको याद है 3 कैंडिडेट की कौन कौन सी थी? रोल नंबर, टीचर, खाली टीचर था, और रोल नंबर सब्जेक्ट था। अब हमारे पास दो ही टेबल है, तो एक में कैंडिडेट की ये बन जाएगी और इसमें क्या बन जाएगी? टीचर बन जाएगी। तो इसकी वजह से जो हमारा रोल नंबर ओवरलोड हो रहा था, अब वो ओवरलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन किस में हो जाएगा? BCNF में हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन है इसकी, वो भी मैं आपको कराऊंगी, बस अभी आप इसके बेसिक रूल समझ लो। ठीक है, आगे सबको BCNF समझ में। अब हम 4NF पढ़ेंगे। अब आता है 4NF। 4NF आपका क्या होता है? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? पहले तो आप वही चीज है कि ये BCNF के अंदर होनी चाहिए, जैसे अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि 2NF वाली 1NF के अंदर होनी चाहिए, 3NF वाली 2NF, और BCNF वाली 4NF के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज होती है, एक मैंने आपको बता दिया था कि BCNF का रूल क्या था। सभी के सभी किस पे डिपेंडेंट होने चाहिए? डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट क्या होती है आपकी? सुपर की होती है, या कैंडिडेट की आप कह सकते हो उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए? सुपर की होनी चाहिए। ठीक है, ये BCNF का रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए? सुपर की होनी चाहिए। न्यूमेरिकल जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको इजी अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये किस फॉर्म में होगा? अगर x डिपेंडेंट होगा, y डिपेंडेंट होगा अगर हमारा x के ऊपर, तो x टेंड्स टू y हमारा ट्रिवियल होना चाहिए। अब ट्रिवियल क्या होता है? y इज अ सबसेट ऑफ x, ये मैंने फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको करा दिया था। या फिर जो ये x है ये आपका क्या होना चाहिए? सुपर की होना चाहिए। फोर्थ NF आपको कहती है, फोर्थ NF का रूल यही है। अब BCNF में भी कुछ एनॉमलीज आई थी, वही सेम इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, उसको भी हम ओवरकम करेंगे इसके अंदर 4NF के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क की टेबल बनाई है मैंने, प्रोग्रामर, प्रोजेक्ट और मॉड्यूल। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामर है, प्रोजेक्ट है और मॉड्यूल है। सेम अगर मैं डिलीशन एनॉमली की बात करती हूँ, अगर मुझे प्रोजेक्ट 2 को डिलीट करना है,
ठीक है, तो मेरे पास प्रोग्रामर भी चला जाएगा ना, तो ये हमारे क्या आएगा, अनडिजायरेबल डिलीशन हो जाएगी, तो हमारी डिलीशन एनॉमली आ गई है। अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट 5th 6th ऐड करना है, तो मेरे पास उसके लिए प्रोग्रामर ही नहीं है, तो मैं इंसर्शन भी इसमें नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अपडेशन के लिए भी वही चीज है, अगर मुझे मॉड्यूल 1 की अपडेशन करनी है तो मुझे हर जगह मॉड्यूल 1 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगी, अपडेशन एनॉमली आ जाएगी। अब इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, जो प्रोग्रामर है आपका वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो प्रोग्रामर है वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो प्रोजेक्ट है वो किस पे होगा, मॉड्यूल पे, क्योंकि मॉड्यूल किसका पार्ट होता है, प्रोजेक्ट का ही पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं ना, इस प्रोजेक्ट के 2 मॉड्यूल्स हैं, तो प्रोजेक्ट किस पे डिपेंडेंट होगा, मॉड्यूल पे। तो आप क्या करो, सिर्फ इन्हीं की टेबल्स बना लो अलग अलग, प्रोग्रामर की और प्रोजेक्ट की टेबल बना लो। यहाँ बना लो P1, P2, P3, P4, P11, P21, P3, 2, P4, 3, एक P1 भी है 3। ठीक है, और प्रोजेक्ट की भी बना लो और मॉड्यूल की। वन प्रोजेक्ट के मॉड्यूल कौन कौन से हैं, M1 M2 है, M1 M2 है। ठीक है, 2 का हमारा M1 है, 3 के हमारे M1 M2। अब देखो, अगर आप प्रोजेक्ट 2 डिलीट करना चाहते हो, या प्रोजेक्ट 2 डिलीट करना चाहते हो, तो मॉड्यूल डिलीट होगा, प्रोग्रामर में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोई उससे हमारी अनडिजायरेबल इंसर्शन नहीं हो रही है। सिमिलरली अपडेशन में भी हमारी इसमें एनॉमली नहीं आ सकती। तो हमारा 4NF ने क्या किया है, जो BCNF है उसके अंदर जो भी एनॉमलीज आ रही थी, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, उसको ओवरकम कर दिया। इसका रूल मैं आपको बता चुकी, एक तो 4NF के अंदर होनी चाहिए, और दूसरा जो लेफ्ट हैंड साइड है, x टेंड्स टू y में लेफ्ट हैंड साइड की आपकी x, ये क्या होनी चाहिए, सुपर की होनी चाहिए, या फिर ये जो डिपेंडेंसी है ट्रिवियल होनी चाहिए। ट्रिवियल का भी मैं आपको बता चुकी थी फंक्शनल डिपेंडेंसी में कि y इज अ सबसेट ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, ये 4NF थी आपकी। अब हम 5NF के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है 5NF। 5NF को हम कहते हैं प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आप मतलब अगर हम रिलेशन को तोड़ के वापस से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल रिलेशन आना चाहिए, और ये सबसे अच्छी जो नॉर्मल फॉर्म है, जो कि फ्री फ्रॉम एनॉमलीज है, मतलब इसमें इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन कोई भी एनॉमली नहीं आती है। ठीक है, देखो, प्रोजेक्ट ज्वाइन नॉर्मल फॉर्म हम बोलते हैं 5NF को। लेट आर बी अ गिवन रिलेशन, कोई आर एक रिलेशन है, उसको हमने तोड़ दिया R1 से Rn तक, तो जो रिलेशन आर है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, जब हम उसे ज्वाइन करें तो वो ओरिजिनल रिलेशन फॉर्म होना चाहिए। 5NF आपकी क्या कहती है, आप तोड़ के वापस अगर रिलेशन को ज्वाइन करो तो ओरिजिनल रिलेशन उसका बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे XYZ एक रिलेशन था, हमने इसको तोड़ दिया, XY में तोड़ दिया, YZ में तोड़ दिया और ZX में तोड़ दिया। ठीक है, इनकी अलग से टेबल बना दी। अब इन्हीं रिलेशन को अगर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, तो मैंने देखा एक हमारा सुपीरियर एक बन गई है रो, ये वाली, ये ओरिजिनल में हमारी नहीं थी। ठीक है, अगर ये वाली टेबल मैं दोबारा इससे ज्वाइन करूंगी ZX से, तो ये मुझे ओरिजिनल टेबल दे देगी। ठीक है, तो आपकी जो 5th नॉर्मल फॉर्म है वो यही कहती है कि जब ज्वाइन हम कर ले, डीकम्पोज करने के बाद, कोई रिलेशन अगर हमारा डीकम्पोज हो रहा है उसके बाद वो वापस से ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो रिलेशन स्टार्टिंग में था वही ओरिजिनल रिलेशन हमें मिलना चाहिए। यही आपका 5NF का रूल है। ये सबसे छोटी नॉर्मल फॉर्म थी, बट ये सबसे अच्छी है। इसे इसलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एनॉमली नहीं आती है। ठीक है, आज आपकी नॉर्मल फॉर्म खत्म हो गई है। यहाँ पर थ्योरेटिकली मैंने आपको करवा दिया है, इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, जैसे मैंने क्लोजर के क्वेश्चंस आपको कराए थे, वैसे ही इसके भी सॉल्यूशंस जो होंगे, सॉल्व कैसे करते हैं हम नॉर्मल फॉर्म्स को विद रूल, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, और आप सीक्वेंस में ही मेरी वीडियो देखिए, जो फ्लो एक बना हुआ है उसी फ्लो को फॉलो करो। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर एक जो टॉपिक है वो दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड करता है। पहले वाला अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी जो प्लेलिस्ट है वो सीक्वेंस में ही डल रही है।
ठीक है। जो कोर्स है मेरा वो आप प्लेलिस्ट के थ्रू ही देख सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू सो मच।